जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग आज रसायन शास्त्र के चैप्टर 1 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही सरल व आसान भाषा में समझने व सीखने का प्रयास करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको केमिस्ट्री में कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं जिसको आप पालन कीजिएगा। अगर इस दिशा निर्देश को आप सही तरीके से पालन करते हैं तो ईमानदारी से हम कहते हैं आपको केमिस्ट्री बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही लाजवाब लगेगा। आपका सबसे पसंदीदा अगर कोई विषय होगा तो उनमें से एक विषय केमिस्ट्री भी होगा। हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हमें जो भी आता है उसे हम आपको बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करें, ना कि रटाने का। हमें रटाना पसंद नहीं है और ना ही रटना पसंद है। सीधा सीधा कहते हैं हमारे डिक्शनरी में रटने वाला शब्द नहीं है। हम आपको सिखाना चाहते हैं, हम आपको फील कराना चाहते हैं। साथियों, अगर आप केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं तो कुछ दिशा निर्देश आप जरूर पालन कीजिएगा। सबसे पहला दिशा निर्देश है आप रेगुलर क्लास कीजिएगा और अच्छे तरीके से एक अच्छा सा सुंदर सा नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले हेडिंग दीजिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके बाद हम जितना बातों को यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे, कुछ बात मुंह से भी बोल के लिखाएंगे, तो हर एक बातों को आपको लिखना होगा और बहुत ही अच्छा सुंदर नोट्स बनाना होगा। पहला। दूसरा दिशा निर्देश ये है कि आपको हमारे क्लास को करने के बाद हर संभव प्रयास करना है कि आप कम से कम उसको आधा घंटा रिवीजन जरूर कीजिएगा। जब तक कि चैप्टर कंप्लीट नहीं कर दें तब तक आपको रोज वह नोट्स को चैप्टर 1 में जब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लिखा रहे हैं उसके हर एक बिंदु, हर एक स्टार पॉइंट, हर एक फार्मूला, हर एक अनुसूत्र, हर एक यौगिक का फार्मूला को आप हमेशा पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। अभी रिवीजन करने का समय है तो रिवीजन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। साथियों, हम आपको जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उसका आप पालन जरूर कीजिएगा। एक ही शब्दों में और कहना चाहेंगे, रिवीजन से बड़ा भी आपके लिए हथियार कोई नहीं है। आप खुद को रिवीजन करने लायक बनाइए। रिवीजन ही आपको जीत हासिल कराएगा, आपको जिताएगा। तो पहला दिशा निर्देश ये है कि आप रेगुलर क्लास कीजिएगा, अच्छे तरीके से सुंदर नोट्स बनाइएगा। दूसरा, उस सुंदर नोट्स को रेगुलर रिवीजन कीजिएगा। जब तक कि चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक हर एक पेज के हर एक स्टार बिंदु, हर एक क्वेश्चन उत्तर को आप पढ़िएगा, बार बार उसको पढ़ते रहिएगा। हम ईमानदारी से कहते हैं यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बस ऐसे समझो, इतना रिवीजन कर देना कि जब पेज पलटाए ना तो पता चले सब पढ़ लिए। जैसे रासायनिक अभिक्रिया खाली सब दिमाग में आ गया, रासायनिक अभिक्रिया उसका पूरा परिभाषा तुरंत दिमाग में चले आ जाना चाहिए। जैसे अभी हम सोचे रासायनिक अभिक्रिया, उसका एक एक बात हमको समझ में आ गया क्या क्या है। उसी प्रकार आपके दिमाग में भी उसी अंदाज में आना चाहिए। तो साथियों, चलिए अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को शुरू करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें चलिए आपको 9 क्लास का कुछ बात को अभी यहाँ पर फील कराने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। दूसरा
रासायनिक परिवर्तन। ये क्लास 9 का बात है, फिर भी हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। पहले ये दोनों बातों को आप सीखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे आप लोहा को गर्म कीजिए, लोहा बहुत अधिक गर्म होने पर थोड़ा मुलायम हो जाएगा। आप उसका आकार में परिवर्तन कर दीजिएगा, उसके आकार को बदल दीजिएगा, लेकिन लोहा लोहा ही रहेगा, न कि वो कुछ और नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाएगा। वही अगर आप कोयला को गर्म कीजिएगा तो कोयला ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर राख का निर्माण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा और राख बनेगा। मतलब कोयला को अगर गर्म करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है और अपक्षेप के रूप में राख बच जाता है। क्या बच जाता है? राख। मतलब कोयला रासायनिक अभिक्रिया कर लिया, मतलब कोयला से नया पदार्थ बन गया, राख बना ना जी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ना। क्या लोहा में ऐसा कुछ हुआ? लोहा को गर्म किए तो लोहा थोड़ा मुलायम हुआ, उसका आकार को हम भले बदल दिए, मोड़ के, पीट के, हथौड़े से आकार बदला, क्या लोहा किसी और नए पदार्थ में परिवर्तित हुआ? नहीं हुआ। तो लोहा को गर्म करने से कोई नया पदार्थ तो नहीं बना, लेकिन कोयला को गर्म करने पर नया पदार्थ बन गया। कोयला को जब गर्म किए, कोयला को हम कार्बन लिख सकते हैं। कोयला को जब गर्म किए तो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर CO2 गैस छोड़ दिया। बाकी बात ऊष्मा, प्रकाश और राख ये सब तो बना ही। क्या कोयला ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना। तो इसका मतलब ये है कोयला से नया पदार्थ बना है, लेकिन लोहा से कोई नया पदार्थ नहीं बना है। अब जैसे पानी को हम लोग फ्रीज में डाल दिए, पानी से वो बर्फ में परिवर्तित हो गया, तो क्या पानी से बर्फ में पानी से बर्फ में परिवर्तित होना क्या रासायनिक परिवर्तन नहीं है? नहीं है। ये भी पानी है, ये भी पानी है। पानी में जो गुण है वही गुण बर्फ में भी है। अगर जहाँ इसको और पानी को गर्म कर दें तो ये जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। जलवाष्प मतलब वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो पानी बर्फ को गर्म किए तो पानी में परिवर्तित हुआ, जल में परिवर्तित हुआ, मतलब द्रव अवस्था में आया, और द्रव को जब गर्म किए तो गैस अवस्था में चला गया। लेकिन ये जल का जो भी गुण है वही गुण जलवाष्प का भी है, वही गुण बर्फ का भी है। इन सब में किसी भी प्रकार का गुण में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिया, इसमें गुण में परिवर्तन हुआ। तो जिसमें नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन में बोलेंगे, जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन में रखेंगे। जैसे में आप बांस लीजिए, एकदम बढ़िया ऐसा बांस को जो है ना बत्ती बना दीजिए, फाड़ के कमाची बना दीजिए। कमाचियों ने बनाना, अगरबत्ती का जो डंडी है ना वो बना दीजिए। तो बताइए, बांस से बत्ती में बदल दिए, बत्ती से कमाची में बदल दिए, कमाची से अगरबत्ती में बदल दिए, तो बोलिए ये रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है? ये है, बोलो है या नहीं है? बांस से कमाची, कमाची से अगरबत्ती तक आ गया, क्या कमाची से फिर बांस बदल दीजिएगा? नहीं। कमाची को फिर बांस में परिवर्तित कर लीजिएगा? नहीं। इस आधार पर आप बोलिएगा कि बांस से कमाची में बदलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बांस से बत्ती, बत्ती से कमाची, कमाची से अगरबत्ती बन गया, लेकिन जो बांस का गुण है, जो बांस का प्रॉपर्टी है, जो बांस का आंतरिक संरचना का नियम कानून है, वही गुण, वही प्रॉपर्टी, वही लक्षण, वही सब कुछ अगरबत्ती का भी डंडा में मिलेगा। उसमें कुछ नया चीज नहीं मिलेगा। बस ये क्या है,
उसको भांग के, चूर के, काट के, पीट के, ऐसे ऐसे करके छोटा रूप दिए हैं, ना कि उसमें कुछ नया पदार्थ बनाए हैं। तो इसीलिए बांस से अगरबत्ती में परिवर्तित होना, अगरबत्ती मतलब बांस, अगरबत्ती के चारों तरफ, अगरबत्ती जिसके चारों तरफ लपेटा जाता है, समझे, उसमें जो अंदर में रहता है उसको अगरबत्ती कहते हैं। अगरबत्ती का एगो है यहाँ, शायद है, यही तो अगरबत्ती है जी। हाँ, यहाँ देखिए, अगरबत्ती के भीतर में जलने के बाद ये बचा है, ये अगरबत्ती का जो लकड़ी है यही ना बांस से बना होगा जी, बांसे से ना बना होगा। तो बांस को फाड़ के, चीर के, ऐसे ऐसे करके इस रूप में लाया है, लेकिन बांस का जो गुण है वही इस छोटा सा एकदम तिनका का भी गुण है, इसीलिए ये भौतिक परिवर्तन में रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, और समझाते हैं। आलू है ना, आलू, आलू आप लीजिए, पकड़ के एकदम कुटिया दीजिए, आप भुजिया बना दीजिए। पकाना नहीं है, अभी कच्चे रखना है। पकाने का बात नहीं बोल रहे हम, सिर्फ अभी काटने का बात बोल रहे हैं। आलू बड़ा पीस था, उसको काट के छोटा पीस में बदल दिए, और छोटा पीस खा के देखिए, अब बड़का आलू में हाफकन मार के देखिए, दोनों का स्वाद क्या अलग अलग लग रहा है? नहीं लग रहा। तो बड़ा आलू से आलू का पीस भुजिया बन गया, लेकिन दोनों में कोई अलग गुण नहीं आया, उसमें कुछ नया परिवर्तन नहीं हुआ। आकार में भले परिवर्तन हुआ है, लेकिन नया कुछ नहीं बना है, इसीलिए यह भी एक भौतिक परिवर्तन। अच्छा ठीक है, मोमबत्ती लीजिए, उसको गर्म कीजिए, गर्म कीजिएगा तो पिघल जाएगा। तो बोलिए, मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन? तो मोमबत्ती का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन ही है। कारण ये है, भौतिक परिवर्तन इसीलिए मोमबत्ती को फिर हम ठंडा करके जमा सकते हैं, फिर मोमबत्ती का रूप में ला सकते हैं। मोमबत्ती का पिघलना कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उसको हम पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसमें कोई नया गुण नहीं आया। मोमबत्ती का जो गुण है वही द्रव, मोमबत्ती का लिक्विड का भी वही गुण मिलेगा, इसीलिए इसमें कुछ नया बात नहीं बना है। इसलिए मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर मोमबत्ती को जला दीजिएगा तो मोमबत्ती जलाने से, रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक प्रॉपर्टी से प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। तो मोमबत्ती जलकर प्रकाश के रूप में बदल जाता है, मतलब रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे हम लोग भोजन खाएं तो भोजन का खाना भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक, क्योंकि भोजन खाए हैं वो पच के नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाएगा। भोजन का पकाना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब भोजन पक जाएगा तो फिर पुनः वापस उसको उस रूप में नहीं ला सकते जिस रूप से हम लाए थे। इसीलिए भोजन का पकाना भौतिक परिवर्तन है, भोजन का पचना भौतिक परिवर्तन है। जब हम लोग दाल को, भात को, सब्जी को बनाते हैं, पका देते हैं, तो वो नया रूप हो जाता है भोजन का। इसीलिए भोजन का पकाना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब भोजन पच के हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, अब मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या मल से फिर भोजन में परिवर्तित कर लेंगे क्या? तो भोजन का पकना, भोजन का पचना दोनों रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मल से पुनः भात, दाल, सब्जी नहीं बनने वाला है। बोलिए, अगर जैसा बनने वाला है तो बोलो, बनेगा? अरे बाप रे बाप, कैसा बच्चा सवेरे जाके कठौत भर ला लेना, पका के खा लेना, बकलोल दास। लूर नहीं है क्या रे? गधा कहीं का, पूरे गधिये है। ऐसा कभी होता है क्या? ओहो, कनो और होता होगा। अच्छा है, भोजन का पकाना भौतिक की रासायनिक? रासायनिक। भोजन का पचना कौन परिवर्तन? रासायनिक। अच्छा, उसी प्रकार, अच्छा ईमानदारी से सोचो, हम लोग
कितना अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो केमिस्ट्री है, हमारे इर्द गिर्द में घटित घटना को ही तो हम एग्जाम्पल में ला रहे हैं। सीधा सीधा सोचो, हम लोग कितना अच्छा वैज्ञानिक है, हरदम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और नया नया चीज बनाते रहते हैं। अभी देखिए पखाना बना दिए, मल बना दिए, एकदम रासायनिक परिवर्तन कर दिए, नया एक्सपेरिमेंट, भात डालो, दाल डालो, सब्जी डालो, मल बना लो। अरे बाप रे बाप, एक कठौत ना, एक बाल्टी ना, तब कत्ता अब जाता हो जी तो देख ही लियो। तो भौतिक परिवर्तन भोजन का काट के छोटा छोटा टुकड़ा करना हुआ, लेकिन भोजन का पका करके सिझा करके स्वादिष्ट व्यंजन बनाना, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। भोजन खाएं तो फिर मल बना, ऊर्जा बना, एनर्जी आया, सब कुछ आया, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। देखिए मानव का शरीर किस लायक भगवान ने बनाया है। हम तो बस यही सोचते हैं भगवान आखिर कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, बड़ा खतरनाक यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, लेकिन इतना बुद्धि अभी उस बुद्धि को समझने लायक भी हम लोग को लूर नहीं है, उतना बुद्धि नहीं है। आखिर कैसे सोचा होगा वो, बताओ। हम लोग अभी तक ऐसा कोई मशीन नहीं बना पाए हैं कि किसी में चावल डालो, दाल डालो, सब्जी डालो या फिर कोई खाद्य पदार्थ डालो तो उस मशीन के द्वारा खून बन जाए। ना बना पाए अभी तक। लेकिन बताओ किस लेवल का बुद्धि भगवान के पास है। वो एक ऐसा मशीन बनाया कि शरीर के अंदर में कुछ छू डालो, खून बनेगा, गुद्दा बनेगा, मांस बनेगा, हड्डी बनेगा, अलग अलग प्रकार की चीजें बना दिया। विटामिन को छांक लिया, मिनरल को छांक लिया, कैल्शियम को छांक लिया, सब कुछ छांक लेता है भोजन से, ग्लूकोज तक बना देता है। बताइए भगवान किस लेवल का सोच रखता होगा। बड़ा खतरनाक है सोच उसका। उनका 1% भी हम लोग के खोपड़ी में आ जाए ना तो ईमानदारी से कहते हैं दुनिया को जीत लेंगे और दुनिया को दिखा दूंगा। है जो गाना बनाया होगा ना बकललवा को, की दुनिया दिखाएगा ससुर सुनाई रे, दुनिया को दिखा देंगे, बाहर में जब ससुर सुनाई, तुम किसी को नहीं दिखाएगा। सीधा सीधा कहते हैं भगवान के ज्ञान का 1% भी ज्ञान हम लोग को मिले तो हम लोग दुनिया में बहुत अच्छा कार्य कर दुनिया को लाभ देंगे, दुनिया को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां भगवान ने भी सोचा होगा शायद कोई था जिसका ज्ञान हमारे ज्ञान को भी चुनौती देने लगा। खैर भगवान का कृपा प्रसाद बस यही है हम लोग किसी भी तरीके से ज्ञान को सीखें। तो भौतिक परिवर्तन में कुछ नया नहीं बनेगा, रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया बनेगा। अगर जो रासायनिक परिवर्तन में नया नहीं बना है तो समझ जाना वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल सीधा सीधा सुनो। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन, कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन, या फिर हम लोग जो श्वसन सांस लेते हैं है ना, घींचे भीतर गया एकदम हर एक कोशिका में जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाया, उसके बाद ऊर्जा बनाने के साथ ही उधर से गैस छोड़ा और गैस था कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया, वही ऑक्सीजन को भीतर लेके गए अब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाले। तो श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन, अभिक्रिया बाद में अभी जाने देंगे। रासायनिक अभिक्रिया का पूरा मसाला बना रहे बाबू, रासायनिक अभिक्रिया के पास पहुंच जाएंगे तुरंत थे, घबराओ नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन में नया बनता है और भौतिक परिवर्तन में नया नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा लोहा में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जंग को लोहा में परिवर्तित नहीं कर सकते, जंग लग गया बर्बाद हो गया। भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन,
कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, श्वसन क्रिया रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन। दूध है, दूध में थोड़ा सा जामन डाल दिए तो वो दही में परिवर्तित हो गया, तो दूध से दही में बदलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या बुझाया मास्टर की दीदी? बुझाई छा? समझे महिला? अरे कुछ बोल नहीं गे, ना बुझाई छा? बुझाइत है, अस्थिर रह, दिमाग लगा, दिमाग लगा। भगवान और 1% बुद्धि न प्रयास कर, है ना? कंजी टुकुर टुकुर देखे जाए आए पढ़लो न जाए बढ़िया से, मारा को नजर में पकलो लिया बस, इधर देख दीदी बुझाइन से कुछ। अच्छा भैया देखो इन समझो, अब इधर रासायनिक परिवर्तन का ही दूसरा नाम अगर रख दें तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। मतलब ये एक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन का ही थोड़ा सा फेयर लवली पाउडर क्रीम व्रीम लगा करके मॉडिफाई करके नया वर्जन है। मतलब रासायनिक परिवर्तन को ही थोड़ा और भभका दिए, सुंदर कर दिए, सजा दिए, एक नया रूप, नया वर्जन लाए, नया वर्जन लॉन्च किए और उसका नाम दे दिए रासायनिक अभिक्रिया। मतलब सीधा सीधा समझो तो रासायनिक परिवर्तन का प्रमोशन कर दिए और उसका प्रमोशन करके रासायनिक परिवर्तन का जब प्रमोशन किए, मतलब सैलरी बढ़ा दिए, थोड़ा इज्जत प्रतिष्ठा दिए, सम्मान दिए, नया केबिन बना करके दिए, नया काम दिए उसको, नई पहचान दिए उसको, और इस पूरे प्रमोशन को हम लोग आज से रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। मतलब रासायनिक परिवर्तन का ही प्रमोशन कर रासायनिक अभिक्रिया बनाए, है कुछ नहीं, रासायनिक परिवर्तन का ही प्रमोशन करके ऊपर किए और रासायनिक अभिक्रिया बनाए। तो रासायनिक परिवर्तन में भी दो पदार्थ को मिलकर नया पदार्थ बन रहा था, लेकिन उसको मतलब कोई नया पदार्थ का बनना ही रासायनिक परिवर्तन था, तो यहाँ भी नया पदार्थ ही बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहिएगा? तो सीधा सीधा समझो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाएंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाएंगे तो एक नए भिन्न गुण वाले, अभी गुण बहुत कर रहे थे, देखिए बर्फ, पानी, जलवाष्प, बर्फ, पानी, जलवाष्प सब में एक के गुण था, इसीलिए ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बांस को टुकड़ा कर कमाची बनाए, बत्ती बनाए, बत्ती से अगरबत्ती बनाए, इसीलिए है जो अगरबत्ती का तिनका है, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बांस का गुण और तिनका का गुण में कोई अंतर नहीं है। समझ रहे हैं? बांस का गुण और ये तिनका का गुण में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। आलू से भुजिया काट दिए, सब्जी बनाए, टुकड़ा किए, पकाए नहीं, कच्चे है, तो आलू से छोटा टुकड़ा बनाए, इसमें कोई गुण में परिवर्तन नहीं है, इसीलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब दो पदार्थ को मिलाएं, जब दो भिन्न भिन्न गुण वाले पदार्थ को मिलाएं, ठीक है, मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बना और उस पदार्थ का भी गुण अलगे बन गया, नियम अलगे हो गया, स्वाद अलग हुआ, मतलब अलग पहचान लाया, अलग पदार्थ बनाया, तो इस गुण को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। पूरे प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है तो एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को
आपस में मिलाया जाता है तो एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या समझ में आया? चलिए परिभाषा लिखते हैं। चलिए परिभाषा को अब लिख देते हैं। काहे कि रासायनिक परिवर्तन का प्रमोशन हो गया। अब प्रमोशन होने के बाद इसका नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए पहले गांव में जो स्कूल में मास्टर सब था, वो मास्टर था, उसको स्टाफ बोलता था। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते एक समय आया, उसका सरकार प्रमोशन करके हेड मास्टर में बदल दिया। तो प्रमोशन हो गया, इसीलिए उसको हेड मास्टर बोलने लगा। पहले मास्टर बोलता था, अब हेड मास्टर बोला। मास्टर भाई है, लेकिन काम बदला, थोड़ा पहचान बदला, सम्मान आया, जिम्मेदारी बढ़ा। उसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन का पहचान बनाया गया। उसका सम्मान बढ़ाने के लिए, पहचान बनाने के लिए उसका प्रमोशन कर दिए, और उस प्रमोशन करने के बाद उसका नाम दे दिए रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहिएगा? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया देखो किसको कहिएगा? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझना, जैसे एग्जाम्पल में हम लिखें ऑक्सीजन गैस, फिर लिखे हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब ये दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएं, ऐसे उसे मिलाइएगा तो नहीं बनेगा, एकदम निश्चित अनुपात में। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को एक निश्चित अनुपात में मिलाएं तो हमारे पास जल प्राप्त हुआ। क्या बना? जल बना। तो निश्चित अनुपात में जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाएं तो हमें क्या प्राप्त हुआ? जल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जब कार्बन को ऑक्सीजन गैस का उपस्थिति में गर्म किए तो हमें कार्बन बर्किटर हमने लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा, हिंदी में लिखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ। ठीक है, आप हिंदी में लिखें, ये नहीं कैसा लिखना है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो रासायनिक समीकरण में चला जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में नहीं जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, परिभाषा जो बोलिए न दिया तो लिख सकते हैं। ऑक्सीजन गैस को हम लोग O2 लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस को H2 लिखेंगे और इधर लिखेंगे H2O। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी 2 देंगे और यहाँ 2 देंगे, तो यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक,
ये भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप यही लिखिए तो ठीक रहेगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल में बस भाषा को इसीलिए लिख के समझा रहे थे, काहे कि रासायनिक समीकरण जब समझाएंगे तब फिर वहाँ आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, अच्छे से समझना बाबू। कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये बन गया CO2। एग्जाम्पल में बस इतना टा लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहिएगा? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो एक नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसका प्रमोशन करने के बाद बना है? तो रासायनिक परिवर्तन का परिवर्तन करने के बाद बना है। तो सिर्फ ये एग्जाम्पल लिखना बड़ी बात नहीं है, आप स्टार में ये सब भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे ये सब भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बना। जैसे दूध से दही में बदलना रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन रासायनिक अभिक्रिया है। ये सब लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में लिखिए। अगर आपको लिखना है तो लिखिए, हम भी लिख देते हैं। इसके नीचे बस लिख लेना है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कवर करने के लिए। ऑब्जेक्टिव घुमा घुमा के पूछेगा, लेकिन निश्चिंत रहिए, आपका ऑब्जेक्टिव को हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के द्वारा क्लियर करें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव से घबराना नहीं है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो। ऑब्जेक्टिव याद करने वाला चीज़ नहीं है, ऑब्जेक्टिव को समझना है, सीखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहिएगा? तो सीधा सीधा समझो, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो एक नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसका 2 एग्जाम्पल दिए थे, परिभाषा लिख के भाई H2 + O2 H2O, C + O2 CO2 लिख के हो गया खत्म। लेकिन ये सब एग्जाम्पल में लिखना है बस याद रखने के लिए। भोजन का पचना, दूसरा श्वसन, तीसरा भोजन का पकना, चौथा नंबर दूध से दही में परिवर्तन, दूध से ही दही बनना, दूध से दही बनना। लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम को अमजी लिखते हैं, अमजी रिबन का जलना। एकदम बढ़िया सा ऑब्जेक्टिव छोड़े जाओ, 2 नंबरिया क्वेश्चन भी इससे आता है। ठीक है, चौथा नंबर। 5वां नंबर, लोहे में जंग लगना, जंग लगना। छठा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितना हो गया? 7। 7वां ना लिखे, 6 को लिखे। अच्छा ठीक है, भोजन को पकाना, भोजन का पकना या भोजन को पकाना। श्वसन, भोजन का पचना। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल। और बहुत सारा है, आपको और बहुत सा एग्जाम्पल अभी आएगा रासायनिक अभिक्रिया का जब प्रकार पढ़ेंगे। जैसे में विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये सब अभिक्रिया जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सा और एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी कैसे प्राप्त होता है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाने। जब रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है,
रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके को लिखें या फिर रासायनिक अभिक्रिया के गुणों को लिखें। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के गुणों को लिखें या रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के तरीकों को लिखें। कैसे लिखेंगे चलिए जानते हैं। जब भी रासायनिक अभिक्रिया घटित होगा तो कुछ ना कुछ लक्षण जरूर दिखेगा। तो लक्षण जो दिखेगा वही रासायनिक अभिक्रिया का गुण है, वही रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है। समझिए, गुण और पहचान एक ही है। अब क्वेश्चन क्या, रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के तरीकों को लिखें। ठीक है, अगर आप किसी को पहचानने के तरीकों के बारे में पूछ रहे हैं और हम बोल रहे रासायनिक अभिक्रिया के गुणों को लिखें, तो दोनों क्वेश्चन एक के है, मतलब एक के है, समझने का और फेर है। जैसे हम पूछेंगे, बाबू रे एक बात बताओ, सोच समझ के बताना, बहुत अच्छे से ईमानदारी से बताओ। हाँ, जो बकलोलवा खड़ा है वो बकलोलवा, अच्छा नहीं बकलोलवा नहीं, हाँ यहाँ बकलोलवा बनाते हैं। ठीक है, हाँ जो बकलोलवा है ये बताओ तेरे बाबू ईमानदारी से, लड़का है कि लड़की है? तो लड़का बोले पागल बोलते तो क्या, पागल तो की तोरा ना झल गिर जाए, लड़का आज के बकलोलवा बोली बकलोलिया बोलती है तो। अच्छा, मतलब इसके अंदर में इसको देख के लड़का वाला गुण दिख रहा है। नहीं, ये लड़का का गुण दर्शा रहा है तब नहीं लड़का है, लड़की का गुण दर्शाएगा तब नहीं लड़की होगा जी। तो लड़का का गुण इसके अंदर में दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे में बहुत सा एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं, जरूरी है कि यहाँ लड़के लड़की ला बात आए, यहाँ बहुत सा एग्जाम्पल ला सकते हैं जी। जैसे आपको हम और बातें समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाजार गए सब्जी खरीदने, ठीक है, तो सब्जी खरीदने गए तो बाजार में बहुत रंग का सब्जी मिला। तो सब्जी का गुण आपको पता है, आलू कैसा होता है, टमाटर कैसा होता है, भिंडी कैसा होता है, तो सभी का गुण अलग अलग है। उस गुण के आधार पे आप सब्जी को पहचान लिए। वही आप गए समोसा का दुकान में, तो मिठाई का दुकान में, मतलब अच्छा अच्छा व्यंजन जहाँ बनता है वहाँ गए, तो आप बोले समोसा दीजिए, तो वो आपको लौंगिया निकाल के दे देगा। तो बोलिएगा महाराज पागल उगल छोकी, मजाक कर समझ जाए, भूख लगले झुमझुक दो समोसा। तो आप उस समय उसको इसीलिए ना बोले कि समोसा दीजिए, लौंगिया ला के दे रहा था, रसगुल्ला ला के दे रहा था, छेना ला के दे रहा था, ठिकरी ला के दे रहा, लेकिन समोसा नहीं दे रहा था। अगर जहाँ आप नहीं जानते समोसा कैसा होता है तो आप लौंगिया लेके आ जाते, लेकिन आपको समोसा का पहचान पता था, समोसा जानते थे कैसा होता है। तो पहचानना या फिर उसके गुणों को जानना दोनों एक ही बात है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया के गुणों को लिखें या रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के तरीकों को लिखें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, कहा कि आपको पहचानने के लिए गुण पता होना चाहिए। भिंडी कैसा होता है पहचान जरूरी है, तो पहचान के लिए उसका गुण जानना जरूरी था। भिंडी लंबा होता है, हरा होता है, थोड़ा ऊपर में भौवा भौवा टाइप का होता है, तो भिंडी का लंबा होना गुण है। भिंडी का ऊपर में भौवा भौवा टाइप का होना मतलब रुइया टाइप का, रूह, अरे भाई क्या बोलता है जो भौवा टाइप का होता है, भौवे बोलता है जी उसको, जो ही बोलो, हमको जहाँ तक आता है उसको भौवा बोलता है। या रूह कांप गया, अच्छा रूह कांप गया मतलब मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। हाँ, रोंगटा मतलब
छोटा छोटा जो बाल होता है, उसी प्रकार भिंडी का जो छोटा छोटा बाल होता है, भगवा उसको बोलते हैं, जो बोलते हो, तो उसके आधार पे हम समझेंगे हाँ ये भिंडी है। लंबा होता है, उंगली के जैसा दिखता है और खाने में भी अच्छा लगता है, तो ये समझ जाना ये भिंडी है। तो भिंडी का कुछ गुण होगा, उसी तरह से टमाटर का गुण होगा, बैगन का गुण होगा, सभी अपने अपने गुणों के आधार पर नाप लेता है। ठीक है, जैसे असली नोट और डुप्लीकेट नोट का कुछ ना कुछ अलग गुण होता है, तब नहीं पहचान लीजिएगा असली नोट कौन है, डुप्लीकेट नोट कौन है। नोट मतलब गांधी जी वाला पैसा, हाँ, जिसके दिल में आंधी, जिसके पॉकेट में गांधी होगा और जिसके दिल में आंधी होगा, वो बिहार बोर्ड को अब की बार फोड़ेगा ही फोड़ेगा, हर हालत में फोड़ेगा। बस अपने दिल में आंधी होना चाहिए, पॉकेट में भी गांधी हो ना हो, आंधी होना चाहिए बाबू। पॉकेट का गांधी अभी काम नहीं देगा, क्या कि आपका दिल का आंधी जो बहुत प्रबल है, ये प्रबल आंधी ही आपको जीत दिलाएगा। बस आप रिवीजन तो कीजिए। तो ईमानदारी से सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया के गुणों को लिखें या रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के तरीकों को लिखें, दोनों एक ही बात है कि नहीं है। तो चलिए इस बात को लिखते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के तरीकों को लिखें या गुणों को लिखें। क्वेश्चन लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के तरीकों या गुणों को लिखें। दोनों क्वेश्चन सेट कर दिए। अब क्वेश्चन समझा रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया के गुणों, रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के तरीकों, रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के तरीकों या गुणों को लिखें। रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के तरीकों या गुणों को लिखें। कोई दिक्कत? समझो अब यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के गुण निम्नलिखित हैं। रासायनिक अभिक्रिया के गुण निम्नलिखित हैं। पहला नंबर, रासायनिक अभिक्रिया का गुण निम्नलिखित है। पहला नंबर में क्या लिखिएगा? रासायनिक अभिक्रिया का गुण का पहला नंबर लिखिएगा अवस्था में परिवर्तन। क्या लिखिएगा? अवस्था में परिवर्तन। पहला नंबर में लिखिएगा अवस्था में परिवर्तन। पहला नंबर में लिखिएगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। किसी को दिक्कत? पहला नंबर में अवस्था में परिवर्तन। अब इस बात को समझो, अवस्था में परिवर्तन क्या होता है समझो। जैसे मान लो अभी आपको हम याद दिला रहे हैं, फिर से सुनिएगा। दूध से दही में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया। न दूध से दही में बदला। कोयला ठोस था, कोयला को जला दिए, राख में परिवर्तित हो गया। सुनो और अच्छे से सुनना। रासायनिक अभिक्रिया जब घटित होगा तो कौन कौन सा गुण दिखेगा उसके अंदर में? तो पहला गुण दिखेगा अवस्था में परिवर्तन होगा। दूध से दही में परिवर्तन हुआ, दूध से दही में परिवर्तन हुआ। कोयला, कार्बन को जब गर्म किए, जलाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हुआ, मतलब गैस में बदला। और यहाँ द्रव लिक्विड से ठोस में बदला, दूध से दही में बदल गया। दूध का फेरा दीजिएगा तो बह जाएगा, लेकिन दही अगर जो थक्का जमा एकदम घैला वाला, एकदम है ना, उठा करके धर दे तो कोई बात ना, एकदम हिले ना, एकदम थक्का, एकदम पनीर के तरह दिखे। तो दूध से दही बनना
रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है, तो यहाँ दूध से दही में परिवर्तन हुआ है, मतलब अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो अवस्था में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का, रासायनिक अभिक्रिया का गुण है। तो अवस्था में परिवर्तन होगा तो देखिए इसमें क्या क्या दिखेगा। तो ठोस समीकरण में देखो, ठोस के लिए रासायनिक लिखना ये नहीं है, ये बस हम ऐसे समझा रहे हैं। पहला नंबर अगर जो रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के गुणों को लिखे, पहचानने के तरीकों को लिखे, तो बस एक नंबर यही लिखना, ये सब ना लिखना अभी जो लिख रहे हैं, बस हम आपको समझा रहे हैं। ठोस के लिए रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग आस लिखेंगे, सॉलिड, आस मतलब सॉलिड। द्रव के लिए लिक्विड लिखेंगे, अल मतलब लिक्विड। गैस के लिए जी लिखेंगे, जैसे ऑक्सीजन गैस लिखना है तो ब्रैकेट में जी रहेगा, तो मतलब ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। और विलयन के लिए ए क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए क्यू। ये हुआ ए मेरा और ये हुआ क्यू, ए क्यू, ठीक है। इस तरीके से अवस्था को दिखाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण को और प्रभावशाली बनाने के लिए थोड़ा इस तरह से जब लिख दें तो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। रासायनिक समीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए कोई भी रासायनिक, जैसे मान लीजिए अभी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जैसे C+O2, ये हो गया CO2, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये सॉलिड है, कोयला है, सॉलिड है। तो इस जगह जो आस लिखे, जी लिखे, ये रासायनिक समीकरण को और प्रभावशाली बना देता है। तो ये आपको नहीं लिखना है, बस ये बताएं ठोस के लिए एस होता है, द्रव के लिए अल होता है, गैस के लिए जी होता है, विलयन के लिए ए क्यू होता है। मतलब अवस्था का अगर जो अवस्था किस रूप में है, बस ये आस लिखा रहेगा तो समझ जाना है सॉलिड बता रहा है, अल लिखा है तो समझ जाना लिक्विड बता रहा है, जी बगल में लिखा है तो समझ जाना है गैस बता रहा है, ए क्यू बगल में लिखा है तो समझ जाना वो विलयन है, ठीक है। अगर रासायनिक समीकरण में इस तरह का बात लिखा है तो समझ जाना है कौन क्या है। फिर दूसरा, अवस्था में परिवर्तन के बाद अवक्षेपण का भी निर्माण हो सकता है। दूसरा नंबर में अवक्षेपण का निर्माण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेपण हो सकता है। जैसे मान लीजिए CaSO4 कॉपर सल्फेट है और लोहा का कील को कॉपर सल्फेट का विलयन में डाल दिए। जैसे लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले, लोहा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को ढिसुम मार के भगा दिया और सल्फेट को अपने साथ जोड़ के फेरस सल्फेट का निर्माण किया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब विस्थापित को इस तरह से दिखाया जाता है तीर के द्वारा। नीचे अगर जब तीर दिखाया गया है तो समझ जाना वो विस्थापित हो रहा है, ऊपर तीर दिखा रहा है तो समझ जाना गैस बन के ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये सब भी बातें आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए विस्थापित हुआ है, अवक्षेपण मतलब कुछ ठोस के रूप में पृथक हुआ है, बैठ गया है। मतलब कोई भी विलयन में कोई अन्य पदार्थ मिलाने पर उसमें कुछ ठोस के रूप में अगर पृथक हो जाता है, अलग होकर के बैठ जाता है, मतलब नीचे में, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे समझाते हैं, मट्टी लिए घोर दिए एकदम याहू एकदम घोर्रा, ठीक है। गंग मट्टी सब लेकर के जो घर में आप लोग चौका मारते हैं, चूल्हा का चौका या लेप देते हैं पूरा, या फिर दीपावली के समय में घर को एकदम पूरा चिक्कन करते हैं लेप मार के एकदम। तो उस समय बाल्टी में आपके पास मिट्टी रहता है, तो अगर जहाँ आप काम नहीं कर रहे होते, जैसे मान लीजिए काम कर रहे थे, काम करते करते भूख लगा, आराम से जो है ना बाल्टी में रखा मिट्टी घोर के रखे थे, अचानक से भूख लगा, बाल्टी छोड़ के हाथ पाँव धो करके जाके खाना खाने गए, तो खाना खाते खाते जो है ना कोई आके बैठ गया, मार दिया लंबा गप मारे गए तो आप जा सब मट्टी नीचे में बैठ गया है। तो बैठ जाना ही
अवक्षेपण हुआ। वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बस वो बैठ गया, मिट्टी नीचे में बैठ गया, तलहटी में जाकर के जमा हो गया। तो वो मिट्टी का नीचे में बैठना अवक्षेपण को दर्शाता है। ठीक है, समझे कि ना? अभी पूरे घोर था, मिला हुआ था, लेकिन धीरे 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 सब मिट्टी बैठ गया, अब पानी ऊपर में आकर के दिखने लगा। तो मिट्टी का नीचे में बैठना क्या दर्शा रहा है? अवक्षेपण दर्शा रहा है। तो उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई चीज पृथक हो जाता है तो बगल में जाकर के अभिक्रिया के वही विलयन में नीचे में बैठ जाता है। उसी नीचे में बैठने को अवक्षेपण का निर्माण होता है। तीसरा, ताप में भी परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में ताप में भी परिवर्तन होगा। ताप में परिवर्तन ताप में परिवर्तन का मतलब है तापमान में परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए आप घर में भी ऐसे प्रयोग करके देखे होंगे, सर्फ मुट्ठी में ले लीजिएगा, सर्फ ले लीजिएगा और मुट्ठी को पानी में घुसेड़ दीजिएगा। जैसे पानी में घुसाइएगा, मुट्ठी बांधे रखना है। देखना थोड़ा देर के बाद आपको मुट्ठी में गर्मीपन महसूस होगा, उष्मा महसूस होने लगेगा। इसका मतलब ये है सर्फ के अंदर में कुछ उष्मा था जो पानी में डालने पर निकलने लगा, मतलब ताप में परिवर्तन होने लगा। उष्मा निकलने का मतलब है ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो उष्मा का परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का गुण है। अवस्था में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का गुण है। अवक्षेपण का निर्माण भी रासायनिक अभिक्रिया का गुण है। गैस का उत्सर्जन, अब जैसे मान लीजिए कोनो पदार्थ बना रहे हैं, जैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड बनाए थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलाएं तो CO2 गैस बना था। तो गैस का निर्माण भी, गैस का उत्सर्जन भी, गैस का निर्माण भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का गुण है। कोई जरूरी है यही एग्जाम्पल दें? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और एग्जाम्पल दे सकते हैं। और एग्जाम्पल दे करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। इस सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालें। क्या डालें? जिंक डालें। तो उधर अब नहीं लिख के इधर लिखते हैं, H2SO4 में जब जिंक डालें तो ZnSO4 बना, जिंक सल्फेट बना। क्या बना? जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, H2 गैस बाहर निकल गया। अब सुनिए, ये H2SO4 है, ये विलयन है, तो विलयन को हम लोग AQ बोलेंगे। और ये जड़न है, जिंक है। क्या है? जिंक है। जस्ता है तो ये ठोस अवस्था में है, इसको आज से लिखेंगे। और ये ZnSO4 बना है, ये भी AQ है, ये भी विलयन है। और H2 गैस बना है तो गैस है, तो इसको G लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए, ये जब अभिक्रिया हुआ H2SO4 में जब हम लोग जिंक मिलाएं तो सल्फ्यूरिक एसिड में जब जिंक मिलाएं तो ZnSO4 बना, जिंक सल्फेट बना। बगल में कॉपी में भी लिखते जाइएगा, ये जिंक सल्फेट है। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ZnSO4, जिंक सल्फेट, जड़न, जिंक, जिंक मतलब जस्ता। और जब ये और ये H2 गैस भी बना है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो वही बोले, अगर जहाँ रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रहा है तो अवस्था में परिवर्तन होगा, अवक्षेपण का निर्माण होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, मतलब गैस भी निकलेगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का भी निकलना होगा। जैसे एग्जाम्पल में और बातें आपको समझाते हैं। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं भार ठोठा, ठीक है, ना पचने उतने लगता है तो पेट के अंदर में गैस एकदम घुमरियाने लगता है।
पूरा गैस एकदम भर जाता है, मन अजीब अजीब सा करता है। तो हम लोग दुकान में जाके एगो पदनोल खरीदते हैं। पदनोल मतलब हाजमोला, हाजमोला खरीदते हैं। हम लोग के ज़माने में, हम जब बच्चा थे उस समय हम लोग उसको पदनोल बोलते हैं। पदनोल दिखिया, एगो पदनोल दे दिखिया, तो पदनोल हमको दे देता था, तो हम लोग पदनोल खा लेते थे। और उसके बाद ये लंबा लंबा भस मारते थे, एकदम गोंद कुर, अगल बगल कुछ नहीं देखते थे, सीधे एकदम पचाक डिरीम। अरे बाप, मान हौला आ जाता था। अरे बाप रे बाप, अगल बगल वाला मुंह पे हाथ धर के पूरा बड़ा खतरनाक छोरा रे बाप, ये की खाया है नहीं खाया है, हेते गंदा काहे छोड़ दिया, बाप रे बाप। नाक बंद कर देता था। अचानक से नहीं छोड़ते थे, एकदम जबरदस्त छोड़ते थे, बड़ा खतरनाक छोड़ते थे, इतना खतरनाक कि पदनोल भी शर्मा जाता था। वाह क्या छोरा है, वाह। अब पेट एकदम हौला बुझाने लगता था। क्या सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? खास करके जेरा साथी में छोड़ के ढेस लगा देता था कोई किसी का, छोड़ता था कोई ढेस लगता था किसी और का, और गाना गाता था, आधा पादा कौन पादा किसने पादा, भाग ससुर सुना, यही सब तुमको पढ़ा, और कुछ नहीं पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, पदनोल तदनोल पढ़ा दिए। लेकिन हाँ, सीधा सीधा बात समझो, गैस का उत्सर्जन होगा, मतलब गैस का निर्माण होगा, गैस छूटेगा। चाहे आप छोड़िए या कोई और छोड़े, गैस छूटेगा छूटेगा। तो छोड़ने का मन है तो चुपचाप छोड़ दो, भले कोई सुने कोई ना सुने, लेकिन छोड़ने का मन है तो छोड़ो ना। कौन छोड़ने से मना कर रहा है? और आजकल रेजायतर में ढिसुम ढिसुम तो छोड़ ही रहा होगा सब, पूरा रेजाई को गर्म कर देता होगा। या अरे बाप रे बाप, ये कहनो कहनो सोता जब, हाँ। चलो ठीक है, अकेला सोता है तो ठीक है, अगर जंजीरों में सोता है ना, पदनोल बड़ा खतरनाक आपका बिछावन को करेगा। तो गैस का उत्सर्जन भी रासायनिक अभिक्रिया का गुण है। चौथा नंबर, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन भी किसका गुण है? तो रासायनिक अभिक्रिया का गुण है। किसी को दिक्कत समझे क्या? और कोई दिक्कत है? अच्छा एक और बात बताएं, एक और बात बताते सुनना। अभी हम आपको एक बात बताए थे, लेकिन उस समय ये बात बोलना भूल गए, लेकिन हमको बोलना चाहिए था। कभी कभी जो है ना, आपका मूड खराब होता होगा ना, किसी को मारने का मन करता होगा, अब मार देते हैं फराक थाप, गाल लाल हो जाता होगा। जैसे मारे फराक थाप, गाल लाल हो गया, मतलब उस जगह रंग में परिवर्तन आ गया, ना गया? हाँ आ गया नहीं? तब होशियार बच्चा। उसी तरीके से जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई चीज मिल के नया चीज बनाता है, तो वहां पर भी रंग में परिवर्तन आता है। तो एक एग्जांपल और देते हैं, अभी तुरंत दिए थे, CaSO4 में जब आफी मिलाए थे तो बना था AfeSO4 प्लस Cu विस्थापित हो गया था। अभी जो ये CuSO4 है, इसका रंग है नीला। कैसा है? नीला। और ये जब बन गया तो हल्का हरा हो गया, हल्का हरा हो गया। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे के कील को डालेंगे, ये CuSO4 CuSO4 ये जो है ना कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट है। AfeSO4 फेरस सल्फेट है, और ये आफी लोहा है, Cu तांबा है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डालेंगे तो फेरस सल्फेट का निर्माण होगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। लेकिन कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा है? नीला है। लेकिन फेरस सल्फेट का विलयन का रंग बदल गया और ये हल्का हरा हो गया। तो मतलब ये रंग में भी परिवर्तन होगा। पांचवा नंबर, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन।
तो रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के तरीकों या गुणों को पूछेगा तो बोलिएगा रासायनिक अभिक्रिया के गुण निम्नलिखित हैं। पहला नंबर में लिखिएगा अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, दूसरा में लिखिएगा रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरा में लिखिएगा ताप में परिवर्तन हो जाएगा। ये परिवर्तन वाला बात एक साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन या ताप में परिवर्तन। उसके बाद लिखिएगा गैस का उत्सर्जन, जो हम लोग अभी पदनोल के द्वारा गैस का उत्सर्जन को समझें। पदनोल मतलब हाजमोला खाएं। आजकल तो हाजमोला की जगह बहुत सा पाचक आ गया है, जलजीरा या फिर और सब कुछ कुछ आया है, लेकिन हम लोग के ज़माने में भी जलजीरा था, नींबू मस्ती, चांद सितारा, ये सब हम लोग के ज़माने का था। आप लोग के ज़माने में देख लीजिए क्या है नहीं है। लेकिन फिलहाल रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और अवक्षेपण का निर्माण, ये सब किसका गुण दर्शाता है? तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया का गुण को दर्शाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग चलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बनता है तो उसको क्या कहते हैं, इस बात को भी जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थों को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। न समझेगा? अरे बोलो यार, समझेगा कि न समझेगा? हमको जहाँ तक लगता है आप समझने के लिए उत्सुकता के साथ बैठे हैं और हम आपको समझाने के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को क्या कहते हैं, उस बात को भी जानते हैं। घबराना नहीं बाबू, केमिस्ट्री है तो क्या भारी है, कुछ भारी तारी ना होता है, बस ईमानदारी से किया गया प्रयास होना चाहिए। भारी उरी होता नहीं है कुछ, और हमको भारी वाला शब्द पसंद नहीं है। मेहनत करके उसको समेट के सरिया करके जो हवला करेंगे ससुर सुनाई, भारी लगेगा, नहीं लगने देंगे भारी। क्या लगेगा भारी? खाली रिवीजन करो, बस धकाधक रिवीजन करना, धकाधक। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो एक नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहचान या गुणों को लिखे तो रासायनिक अभिक्रिया के गुण निम्नलिखित है। पहला, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन, अवक्षेपण का निर्माण। अवक्षेपण का निर्माण हो गया। यही तो दो तीन को बात बताए। बताइए, इतना देर से जो भाषण दे रहे थे कितना जल्दी बता दिए। फिर से बताते, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो एक नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में C+O2 CO2, H2 + O2 2H2O, अहिना H2 में 2 लगा दो, हो गया। रासायनिक अभिक्रिया के पहचान या गुणों को लिखें तो रासायनिक अभिक्रिया के पहचान या गुण निम्नलिखित है। जैसे में पहला नंबर, ताप में परिवर्तन, दूसरा तापमान में परिवर्तन, पहला, दूसरा अवस्था में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा गैस का उत्सर्जन, पांचवा अवक्षेपण का निर्माण। अवक्षेपण का निर्माण हो गया। कब तक जल्दी बता दिए? आधा घंटा से भी ऊपर क्लास हो गया होगा और उसको हम लोग 1 मिनट भी नहीं लगने दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को क्या कहते हैं? किसी को दिक्कत? समझो, परिभाषा लिखने का मन होगा तो लिखना, नहीं लिखने का मन होगा तो नहीं लिखना, लेकिन सीखना तो जरूरी है। C+O2 CO2, H2 + O2 H2O,
यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन ये ऑक्सीजन 1 गो है। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 दिए तो हाइड्रोजन 4 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 गो हो गया, तो यहाँ 2 दे दिए, तो अब मेरा समीकरण संतुलित है। समीकरण को संतुलित क्यों कर रहे हैं ये भी बताएंगे, अभी ध्यान से सुनना। ये पहला, ये दूसरा, चलो तीसरा लेते हैं, CaCO3। ठीक है, एक चूना पत्थर है, चूना पत्थर को क्या किए, गर्म किए, तो ये कली चूना में परिवर्तित हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। ठीक है, कली चूना में परिवर्तित हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। तो ध्यान से सुनना, यहाँ देखो CaCO3 है, कुछ नहीं करो, इसको पूरा समीकरण को देखो कैसे लिखता है। CaCO3 चूना पत्थर है, चूना पत्थर वही रे गणेश भगवान वाला जो बोरा में दीपावली में खरीद के 10 केजी दुकान से लाते हैं, वो चूना पत्थर है, और उसको गर्म पानी में डाल देते हैं, खौल खाल के एकदम बढ़िया से हो जाता है, उसको सफेदी कहते हैं, जिससे खैनी खाता है। हाँ लीजिए, मारेंगे ससुरी जा, खैनी खाती, मारेंगे पराग था, बकलो लिया मारो पराग था, ना देख खैनी खाता है, पप्पे को बोलेंगे जाके सीधे, बाकल बच्चा लड़का, हमको दीजिए हमको दीजिए, ए बकलोल खैनी खाएगा, मारेंगे कौन जर मेरे बकलोलवा। देखो बाबू, अच्छा से ब्लूर सीखो, लेकिन हाँ चूना से खैनी मिलाते हैं कि ना, आइए बिहार का शान न, बिहार का हर एक मजदूर का पहचान है। हाँ जी मिश्रा जी लीजिए। अरे बकलोल दास, बार बार लेने का मन कर रहा है आपका जी, खैनी खाने वाला विद्यार्थी। हाँ अच्छा, अच्छी बात है, खैनी खाइए। खैनी खाने वाला विद्यार्थी सबका दांत जो है ना पूरा गंदा रहता है, पूरा शौचालय ऐसा पूरा करिया करिया, अच्छा लगेगा। बकलोल दास मत खाओ, नहीं तो बरतवारी नहीं लगेगा। खैनी खाने वाला जो है ना भाभी मिलेगा तो ठीक लगेगा। बकलोल कहीं का। खैर आजकल लड़की लोग तो नहीं खाती है, लड़का लोग खाता है। अच्छा से पढ़ो नुनू दीदी लोग, नहीं तो खैनी खाने वाला मिल जाएगा, दिक्कत होगा। हाँ बुझे लो, तो ध्यान दो, वही है ये CaCO3। कौन भगवान था रे, बुलाइली रे, भगवान का नाम किस लो रे, हाँ गणेश भगवान, सूर्य वाला भगवान या। हाँ तो गणेश भगवान था, और गणेश भगवान वाला जो बोरा में आता है ना, उसमें पत्थर रहता है, उस पत्थर का नाम होता है, उस पत्थर का सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको जब गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, ध्यान से सुनना, क्या किया, गर्म किया, तो ये गर्म किया जिससे वो गैस निकला, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कौन सा गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। अब ध्यान दो, इसमें कार्बन का गो, कार्बन इसमें एगो, ये C कार्बन नहीं है, ये Ca कैल्शियम है, ये पूरा Ca है, Ca, ये Ca कैल्शियम है, और ये अकेला जो ये C है ये कार्बन है, और ये ऑक्सीजन है। मतलब कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तीनों को मिलाया है तब कैल्शियम कार्बोनेट बना है। जब इसको गर्म किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया, एगो C निकला, दूगो ऑक्सीजन निकला। तो बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन का गो है, 3 गो है, तो एगो बचा ना, दूगो निकल गया, एगो बचा है। कार्बन 2 एक गो था, तो एगो वहीं चला गया, यहाँ है क्या, ना है, तो इधर क्या बचा, Ca बचा, CaO। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए तो कली चूना, ये सूखा चूना है, ये कली चूना है, कली चूना, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसको हम लोग कली चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। यही कली चूना सीमेंट में मिलाया जाता है,
सीमेंट में कली चूना ही मिलाया जाता है। चलिए, चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, गणेश भगवान का बोरा में आता है। इसको हम लोग पोतने के लिए घर में लाते हैं, गर्म पानी में गर्म करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या पढ़ा रहे थे जी आप? जो पढ़ा रहे थे वहां आते हैं। अभिकारक और प्रतिफल पढ़ाना है हमको। चलो ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं बहुत सारा ताकि आपको समझ में आए। अभी क्या आएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डाले थे तो Zn SO4 प्लस इधर H2 गैस निकल गया था। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। NaOH प्लस HCl, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र पूछेगा तो बोलिएगा HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछेगा तो बोलिएगा NaOH। Na का मतलब सोडियम, O मतलब ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na, O का ऑक्सीजन, H का हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये हमारे इसके उदर में, पेट में भी पाया जाता है। लेकिन हमारे पेट में जो अम्ल होता है वो पंचुच्छुर होता है, पूरा हार्ड न होता है। ये सब खतरनाक तेजाब है, एसिड है। और जो महिला लोग पे फिल्म में देखिएगा एसिड अटैक कर देता है तो गुद्दा तुद्दा ले एकदम छील देता है, बकोड़ देता है, पूरा पीज तीज जैसा बहने लगता है, चेहरा सुंदर से बदसूरत बना देता है। एक नंबर गोंडा खराब होता है। लेकिन जो भी कहो, गोंडा बहुत दोगला होता है, चूतिया कमीना कहीं का। उसको पकड़ के पुष्ट मारता है। लेकिन जो भी कहो, लास्ट में उसका मौत होना फिक्स्ड है। के मारता? हीरो। वही हीरो के चक्कर में वो हीरोइन जो है ना फंस जाता है। जब तक कि फिल्म में हीरोइन नहीं आएगा तो फिल्में नहीं बनता अच्छा। लाला पीला देखेबे करेगा ताकि फिल्म देखे। और आजकल फिल्म का तो लेवल गिरा दिया है। ऑर्केस्ट्रा वाला सब बड़का बड़का का पेट लेकर के आएगा, ये मैं पूरा चौकी पर जैसे डांस ना होता है और उसे डांस करेगा भोजपुरी फिल्म में। हमारा वो फिल्म देख के जो है ना एक के चीज याद आता है, ये फिल्म है या ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। खैर, फिल्म भी है, ऑर्केस्ट्रा भी है, जो भी है, लेकिन लोग सब उसी में मस्त रहता है। देखने दीजिए, देखना भी चाहिए, क्या दिक्कत है। थोड़ा बहुत मनोरंजन भी ठीक है, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है मनोरंजन बिगाड़ देता है आजकल का बच्चा को। सही है, बिगाड़ देता है। बाहर में जाओ, ससुर सुना ही बिगड़ जाओ। पढ़ने लिखने वाला चीज देखेगा नहीं, खाली बिगड़ने वाला चीज देखेगा। सभ्य फिल्म आसाना होता है, ऐसा नहीं सभ्य होता है, खंग होता है, चूतिया वाला सब फिल्म बनाता है। तो ध्यान से सुनना, NaOH प्लस HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में रहता है उसका पावर थोड़ा कम रहता है, बहुत कम रहता है। लेकिन हाँ, ध्यान से सुनना, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला तो नमक बना, NaCl। हाँ देखिए, Na है और ये Cl है और ये OH और यहाँ का H बाहर निकल करके इधर जल बनाया H2O। यहाँ का एगो H, यहाँ का एगो H, दो H हो गया, ये O हो गया, तो इधर H2O बना। तो ध्यान से सुनना, एक बात और सुनो, ये जो HCl हमारे पेट में भी है। तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो ये भोजन को क्या करता है, पूरा महीन बनाने का काम करता है, लय बनाने का काम करता है। ठीक है, पूरा एकदम महीन बना देता है। और हमारे पेट में भोजन को महीन करने का काम किसका है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। वो महीन बना करके जो लय बनाता है उसी को बायोलॉजी के भाषा में काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, भोजन जब पचता 4 घंटा उदर में रहता है, इसीलिए
जिस समय हम लोग खाना खाते हैं तो उस समय प्रयास कीजिएगा बहुत कम मात्रा में 1 कप 1.5 कप 2 कप पानी पिए, उससे ज़्यादा नहीं पीना है, नहीं तो फिर हमारा इसका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका जो प्रबल आग है, जल एकदम पूरा पिघलाने वाला भोजन को आग है, वो पानी डाल के ठंडा देने का काम कीजिएगा तो भोजन पचने में वो सुविधा होगा, भोजन पच के नहीं सड़ने लगेगा। इसीलिए खाने के तुरंत बाद ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना है, अभी नहीं सरपट्टे नहीं पीना है, पी लीजिए थोड़ा बहुत, कहेगा अभी जवान है तो पी सकते हैं, बुढ़ौती में तो थोड़ा बहुत दिक्कत होबे न करेगा। अभी तो जिंदा इंसान एकदम जो डालना डालो सब चूर देगा उसको। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl और H2O। अब सुनो, तीर, ये तीर दिख रहा है, तीर, ये तीर, तीर अच्छा से पहचानना, तीर दिख रहा है, ध्यान से सुनना। इधर वाला जो भी है ये सब राम है, इधर वाला जो भी है सब रावण है। कौन है? रावण है। राम ने बाण से युद्ध में रावण को मारा। किससे मारा? बाण से। किसको मारा? राम ने रावण को मारा। तो जो मारेगा वो राम है, जो मरेगा वो रावण है। जो मारेगा वो राम है, जो मरेगा वो रावण है। जो मारेगा वो अभिकारक है, राम नहीं, अब अभिकारक है। जो मरेगा, जिसको बाण लगेगा, जो मराएगा, उसको हम लोग प्रतिफल बोलेंगे। मतलब इस तरफ जो तीर जिसको जिसको लग रहा है, इसको तीर लगा, इसको लगा, पूरे खानदाने को लगा, इसका पूरे खानदान को लगा, इसका पूरे खानदान को लगा, ये सब मेरा क्या है? प्रतिफल है। प्रतिफल है, ये सब प्रतिफल है। बाण ये मार रहा है तो ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है। तो जो बाण मारेगा उसको अभिकारक कहते हैं। जो बाण मारेगा, ये सब बाण मार रहा है ये अभिकारक है। जिसको बाण लग रहा है, जिसको बाण लग रहा है, जिसको बाण लग रहा है उसको प्रतिफल कहते हैं। जो बाण मारेगा उसको अभिकारक कहते हैं। जो बाण खाएगा, जिसको बाण लगेगा, जिसको तीर भोकाएगा उसको प्रतिफल कहते हैं। जो मारेगा अभिकारक, जो मराएगा प्रतिफल। जो मारेगा अभिकारक, जो मराएगा प्रतिफल। जो मारेगा अभिकारक, ये सब मार रहा है, ये अभिकारक है, ये सब मरा रहा है, इसको बाण लग रहा है, ये प्रतिफल है। इसको परिभाषा में लिखना है, अभिक्रिया में जो भाग लेता है। देखिए अभिक्रिया में ये भाग ले रहा है, ये भी भाग ले रहा है, ये भी भाग ले रहा है। भाग लेकर के इसको गर्म कर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल का परिभाषा कैसे होगा? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल। ये दोनों जब अभिक्रिया के फलस्वरूप, इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप ये बना है, 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 और इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप ये बना है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, देख के तो जिससे तीर निकल रहा है वो अभिकारक है, जिसको तीर लग रहा है उसको प्रतिफल कहते हैं। देख के कोई दिक्कत ना, आराम से आप बोल लीजिएगा। परिभाषा में भी कोई परेशानी नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम लोग
अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको अभिकारक कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा उसको प्रतिफल कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा उसको प्रतिफल कहेंगे, उसको उत्पाद कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जो बाण मारेगा उसको अभिकारक कहते हैं, जिसको बाण लगेगा उसको प्रतिफल कहते हैं। धनुष से निकला बाण जिसको लगेगा वो प्रतिफल होगा। जो धनुष से बाण छोड़ेगा उसको अभिकारक कहेंगे। राम को अभिकारक कहेंगे, रावण को प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, रावण को बाण लग रहा है, राम बाण मार रहा है, इसीलिए यहां देखिए बाण लग रहा है इसको, ये बाण मार रहा है। समझे कि ना समझे? तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के तरीकों को या रासायनिक अभिक्रिया के गुणों को लिखें। इस सब क्वेश्चन का उत्तर आप लिख पाइएगा कि नहीं लिख पाइएगा? बोलिए, लिख पाइएगा कि नहीं लिख पाइएगा? बोलो बाबू, लिख पाइएगा कि नहीं लिख पाइएगा? आराम से लिख पाइएगा। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या है, ये सब आप अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। अब नहीं, अब ध्यान से सुनना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, इस बात को भी आप अब सीखने का प्रयास कीजिए। हौला है, कोई दिक्कत नहीं है। सब अभिक्रिया जो है ना, यही सब द्रव्यमान संरक्षण का नियम को समझाएगा। लेकिन गोज दिए जाते हैं, गंदा हो गया तो गंदा हो गया, तो साफ कर रहे हैं, मिटा करके फिर लिखेंगे, फिर समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो ध्यान से सुनना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? हौला है, समझ जाइएगा। चलो देखो, एक तराजू बनाए, ठीक है, ये तराजू है, एकदम बराबर है। अभी ये डंडा एकदम पूरा बराबर है, मतलब ये इधर जितना है उतना ही इधर भी है, कोई दिक्कत? दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर एक तरफ हम वजन बढ़ा दें, एक तरफ घटा दें, ये लाठी उठ नहीं जाएगा उधर, ये उठ के इस तरीके से ना हो जाएगा? ना हो जाएगा? हो जाएगा। काहे? एक तरफ द्रव्यमान ज्यादा हो गया, एक तरफ कम हो गया। एक तरफ ज्यादा, एक तरफ कम हो गया, दोनों तरफ बराबर नहीं है। अब यहां पर भी यहां दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब है द्रव्यमान में यहां कोई भी तरह का परिवर्तन ना आया, लेकिन यहां परिवर्तन आया है। अब सीधा सीधा समझो, आप दुकान गए, दुकान में बोले 10 केजी चावल दीजिए। आप घर आए, चावल का बोरा एकदम बढ़िया था, किधरों भंगा हुआ नहीं था। घर आने के बाद आप जब आए तो पता चला चावल 12 केजी हो गया। तो ये क्या संभव है? आप दुकान से 10 केजी लाए हैं तो घर में भी चावल का बोरा में 10 केजी न होगा,
बाहर तो नहीं जाएगा। ऐसा है क्या, घट जाएगा? घटेगा भी नहीं, क्योंकि बोरा एकदम बढ़िया था, भांगा हुआ नहीं था। तो 10 केजी है तो 10 केजी ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बदल जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बोलता है, दुकान से आप 10 केजी लाए हैं तो घर में भी 10 केजी ही रहना चाहिए, कोई परिवर्तन ना। जैसे मान लीजिए हम जो है ना H2 प्लस O2, H2O, यहाँ 2 यहाँ 2, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर हम हाइड्रोजन मान लीजिए इधर 8 ग्राम लिए और ऑक्सीजन 2 ग्राम लिए, तो क्या मेरा इधर जल 15 ग्राम बनेगा? 15 ग्राम बनेगा। अगर इधर अभिकारक में 8 ग्राम और 2 ग्राम है तो प्रतिफल में भी 10 ग्राम बनेगा, ना कि बेसी होगा। रासायनिक अभिक्रिया में 8 ग्राम जल लिए हैं, 2 ग्राम ऑक्सीजन लिए हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा वो भी 8 प्लस 2 10 से रहेगा। दुकान से हम 10 ग्राम सामान खरीद के जा रहे हैं, 8 ग्राम हम खरीद लिए क्या, आलू, और 2 ग्राम प्याज, तो घर में जाकर के 15 ग्राम नहीं हो जाएगा आलू प्याज, 10 ग्राम रहेगा। ठीक है, ऐसे समझो, आप ऐसे समझो। समझ गया होगा, इतना थोड़े बुर्बक है, समझ गया होगा, ध्यान से सुनना। जैसे एग्जांपल में और समझाते हैं। मान लिए एक कुकर लिए, आराम से धकाधक खाना बनाने के लिए सोचिए। अब कुकर कैसे बनता है, बन रहे, हाँ ठीक, ऐसे सीटी है, ठीक है, इन्हें डंडो रहता है, हाँ चल भाई डंडा बन गया, जैसे भी बनना है, कुकर है, ठीक है। इसमें आप जो है ना 250 ग्राम चावल डाले और 50 ग्राम दाल डाले, ठीक है। 10 ग्राम नमक मसाला जो भी डालना था डाल दिए, और 250 ग्राम पानी डाले, ठीक है। पानी डाले, अब पानी जो वाष्प बन के निकलेगा थोड़ा बहुत, उसको हम नौगण्य माने, ना ही के बराबर माने, इग्नोर कर दिए उसको, ठीक है, नौगण्य माने। तो बताइए ईमानदारी से, इसके अंदर में जितना चीज डाले उससे आपका चावल फूल फाल भले जाएगा, आकार में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, स्वाद में परिवर्तन होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो क्या जितना हम यहाँ वस्तु डाले हैं वो वस्तु चरगुना बढ़ जाएगा क्या? ऐसा कुछ ना होगा। जितना वजन था भोजन का, मतलब सामग्री का, उतना ही ना वजन रहेगा, वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले आकार में परिवर्तन हो जाए, चावल छोटा दाना से बड़ा दाना में परिवर्तित हो जाए, मोटा हो जाए, फूल फल जाए, दाल एकदम घोर हो जाए, सब हो जाए, लेकिन वजन जितना था उतना ही रहेगा। 250 ग्राम, 50 ग्राम, 300 ग्राम, 250 ग्राम, 350, 300, 200, 550, 510, तो 560 ग्राम ही रहेगा। वजन में परिवर्तन, ये बना रहे थे, ये पका हुआ भोजन है, तो वजन में परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा और ना ही नाश होगा, ना ही नाश होगा, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, मतलब सुरक्षित रहेगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा ना ही नाश होगा, द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, मतलब सुरक्षित रहेगा। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और यह नियम लेवोजियर सर ने दिया था, एंटोनी लेवोजियर सर ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवोजियर सर ने, ठीक है। तो
द्रव्यमान संरक्षण का नियम को लिखेगा, अगर जब पूछेगा तो लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही नाश होता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण भी नहीं होगा और ना ही नाश होगा। चलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम को लिखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम को लिखें। लिखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। नाश को ह्रास भी लिख सकता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या समझ में आया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब, जैसे एगो याद करो, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है ना ही ऊर्जा का नाश होता है, ऊर्जा संरक्षित रहता है। उसी प्रकार द्रव्यमान संरक्षण का नियम में रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा। ऐसा नहीं है हमारा शरीर अभी 10 kg का है, अचानक से 50 kg का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक बच्चा बहुत ही कमजोर था, ठीक है, उसका वजन मात्र 15 से 20 kg था। उसका पिताजी, उसका माताजी बहुत परेशान रहता था। भगवान को बोला, हे भगवान, मेरा बच्चा को ऊर्जा दीजिए, ताकत दीजिए, शरीर में मांस गुद्दा दीजिए, शरीर को थोड़ा वजनदार बनाइए, शरीर को शक्तिशाली बनाइए। तो भगवान क्या उसको 4 गो और 4 हाथ जोड़ के उसका वजन बढ़ा देगा? ऐसा करेगा क्या? नहीं। वजन बढ़ाने का मतलब निश्चित अनुपात में शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ना बदलेगा जी, ऐसा तो उसका संरचना में परिवर्तन कर देगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को हम लोग यही जानना चाहेंगे कि इसमें कुछ नया नहीं बनेगा, जितना है उतना ही रहेगा, जो है वही रहेगा, कुछ नया मान नहीं आएगा। 5 kg का चावल का बोरा लाए हैं तो 5 kg का बोरा रहेगा, 20 kg का ना हो जाएगा। 5 kg का भात बना रहे हैं और 4 kg पानी दिए तो टोटल 9 kg ही रहेगा, ना कि 50 kg हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, ना कि बदलता है। चलिए पहले अब समय देखते हैं कितना बजा है, फिर उसके अनुकूल देखेंगे क्या आगे पढ़ाना है। आतुरी बूथ की 7 बज गया जी, कहाँ बूची टात पढ़ेबे किए हैं रे, 1 घंटा 34 मिनट हो गया है। ऐसा करते हैं, एक और बात पढ़ाते हैं, उसके बाद स्किप करते हैं ना, ठीक। उत्प्रेरक पढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर कल
समीकरण पढ़ाएंगे। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इन सब क्वेश्चन का उत्तर को कल सीखेंगे। फिर अगला दिन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को सीखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, और विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ये सब चीज सीखेंगे। ये सब अभिक्रिया का प्रकार को परिभाषित करने, उसका एग्जाम्पल लेकर के अच्छे से सीखेंगे। एक क्लास में टोटल अभिक्रिया को सीखेंगे। कल का क्लास में रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार हैं, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने भी कल सीखेंगे। कल का क्लास भी जबरदस्त होगा और कल का क्लास जो होगा उससे 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड है, पक्का रहेगा, ठीक है, एकदम फिक्स्ड, ईमानदारी से कहते हैं। और जितना भी अभी क्वेश्चन हम लिखाएं वो क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा, और एगो बगल में फार्मूला जितना भी लिख रहे हैं सबका नाम लिख के एक पेज में, एक चार्ट पेपर में बना लीजिएगा। वो फार्मूला को बार बार पढ़ना है। केमिस्ट्री में अणुसूत्र, यौगिक का सूत्र, ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। बस इतना याद रखिएगा, हम बार बार आपको बोलते जाएंगे, लिखाते जाएंगे, बोलते जाएंगे, लिखाते जाएंगे, तो याद भी हम करा देंगे, बस आप मेहनत करते रहिएगा। चलिए अब उत्प्रेरक पढ़ते हैं। उत्प्रेरक समझा देते हैं, इसका परिभाषा तो अभी तक नहीं पूछा है, अब पूछबो न करेगा। उत्प्रेरक सब आप लोग के लेवल का है ना जो आपसे पूछे, और हम जानते हैं ना आजकल का मास्टरवा सब थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न को इधर उधर कर देता है, औकात नापने लगा आजकल। ऑनलाइन वाला से भी बहुत पढ़ाता है, देखते हैं आपकी बार तो मेरा बच्चा कितना अच्छा लग रहा था। उत्प्रेरक देखो क्या होता है। उत्प्रेरक, इसको गांव का भाषा में समझो, जैसे मान लो ऐसे समझो, ये दोनों दोस्त था, आपस में जो है ना किसी बात पर झगड़ा हो गया। ये और ये दोनों दोस्त में आपस में किसी बात पर झगड़ा हो गया, तो इस दोस्त का भी इधर कुछ पार्टी होगा और सब दोस्त होगा, इसका भी एगो टीम होगा, इसका भी एगो टीम होगा इधर, ठीक है, तो सबका अपना अपना टीम होता है। ये दोनों मेन टीम का खिलाड़ी हुआ, इधर का ये टीम, इधर का ये टीम, आपस में झगड़ा, लेकिन था दोनों दोस्त थे, था दोस्त, लेकिन हुआ क्या, आपस में जब झगड़ा किया ये दोनों, तो ये जो है ना इधर का ये सब जो जेरा है, ये इसको पिनकाने लगा। क्या करने लगा, पिनकाने लगा, बोलने लगा, हाय रे देखा अच्छा तोरा की बोल रखो मैंने, हाय देखा तोरा माय लगा तोरा गाड़ी दे दिल कुरी, बताओ एक एक बात तोरा बोली रू, तोरा लाज नहीं लागिस रहा, पिनका रहा है। और ये इसको जो है ना गरिया रहा है, और ये जो है ना इसको, अभी दोनों दोस्त तो मार नहीं कर ले, लेकिन फिर भी हाय सब जो जेरा साथी है, ये सब जेरा साथी जो है ना थोड़ा चूतिया वाला काम कर रहा है, इसको पिनका रहा है, और ये इधर से इसको पिनका रहा है, ताकि ससुरा झगड़ा करे, ढिसुम ढिसुम करे, हम भी थोड़ा हाथ झाड़ ले। तो पिनकाने का जो, अब ये देखो इसका मार में, इसका मार में ये सब शामिल ना होगा, ये सब शामिल ना होगा, मार यही दोनों करेगा, मार यही दोनों करेगा, बस ये क्या कर रहा है, पिनका रहा है। गांव सब में देखिएगा जब दो घर में आपस में झगड़ा होता है तो तीसरा वाला जाकर के जो है ना चुगली करेगा, अरे फलानमा तेरे बारे में ऐसा बोले लू, बताई देखा कुछ छो लाश शर्म तो कुछ जाके देखा, पिनका देता है। अब पिनकाने के चक्कर में फिर बांस तस लाता है, कुल्हाड़ी तुल्हाड़ी लाता है, मार रे अघा के कान कपार भंगेगा, उधर से थाना पुलिस आएगा, एक उधर पकड़ के लेके जाएगा, एक उधर पकड़ के ले जाएगा, हॉस्पिटलों में जाएगा, जगह खाली न, मार उर करने से पहले अस्पताल जाके चेक कर लो,
जगह खाली है कि नहीं है, नहीं तो रोड पे सुता के इलाज कर देगा। और मसान घाट भी जाके देख लो खाली है कि नहीं है, मारने के बाद मारेगा ढाई गाय जागे लो बोरा में। राम नाम सत्य है। तो मारपीट करना अच्छा बात नहीं है। और खास करके हई सब बकलोलवा से बच के रहना। हई सब पिनकाने वाला काम करता है, हर एक जगह पिनकाने वाला मिलेगा, हर एक जगह। ठीक है, जो पिनकाने वाला है समझ जाना ये उत्प्रेरक है। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये सब भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु लेकिन अभिक्रिया का दर को बढ़ा देता है। अभिक्रिया का दर को बढ़ा देता है, अभिक्रिया का दर को बढ़ा देता है, उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। ये सब उत्प्रेरक जो भी रहेगा, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो ये तीर दिए है ना, तीर के ऊपर में ही रहता है। जैसे में याद कीजिए, प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया हुआ था CO2 + H2O, तो ऐसे लिखे थे C6H12O, C6H12O, और यहाँ पर O2 और यहाँ H2O। यहाँ पर दिए थे छो, यहाँ पर संतुलित कीजिएगा तो छो, यहाँ 12, और यहाँ पर भी छो, यहाँ पर भी छो। ठीक है, समीकरण संतुलित हो गया। लेकिन है ऊपर में लिखते थे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इसमें कन्नो सूर्य का प्रकाश दिख रहा है आपको क्या? कन्नो मिला है कि ये सब उत्प्रेरक का काम करता है। और यहाँ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये सब क्या है? उत्प्रेरक है। भाग न लिया है, लेकिन अभिक्रिया का दर को बढ़ा दिया, अभिक्रिया स्पीड करा दिया है। झगड़ा होता कि नहीं होता कोई फिक्स नहीं था, लेकिन ये झगड़ा कराने की संभावना को बढ़ा दिया। तब फिर बोला निकाल रे बांस मार या ढिसूम। अरे बाप रे बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक मार मारता है। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है, परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को परिवर्तित कर देता है, वेग की दर को बढ़ा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक को रासायनिक अभिक्रिया के तीर के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, इसका परिभाषा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना, कभी कभी उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे तो समझ जाना है कोई पिनकाने वाला आया है। देखिए गांव घर का जो केमिस्ट्री है ना, वो केमिस्ट्री अगर आपको समझ में आ गया तो केमिस्ट्री धकाधक समझ में आएगा। तो उत्प्रेरक का काम पिनकाने वाला, जो पिनकाता है। आप लोग को भी जेरा साथी में पिनकाया है कि देखे तोरे बारे में भाई बोले लो, और फिर आप जाकर के उसको झगड़ा के गई तो हमारे बारे में भाई बोल भा क्या बोलू को तोरा हमरा बोल है इनको। अब सही है गलत है नहीं पता, बस हमरा बोल है हाँ तोरा ऐसा को खाली बोलता रहे तो रह केला हम बोल ना छे। हाँ हाँ तो आएगा ना बोल रहा मैं, गरिया दीजिएगा उसको फटाक से ना, गरिया दिए। झगड़ा हो गया एकदम ढीम धराम याहू आहू कौन कपार भांग जाइएगा, उधर से आएगा मम्मी, उधर से उसका मम्मी। हाय बताही स्कूल जैसे तो सब झगड़ा करे ला, कुछ पढ़े लिखे है ना। हाँ बताए फलनिया बेटी हमारे बेटी के मारी दिल के अच्छो नहीं लगे थे, कैसा मारी दिल के बच्चा के, ऐसे सब झगड़ा होगा, घर घर में झगड़ा हो जाएगा। तो बाबू रे इधर सुनो, है उत्प्रेरक जो पिनकाने वाला होता है ना, वो चूतिया होता है। उस चूतिया को जो है ना उसी समय पकड़ के चूर दो, नहीं तो फिर दोस्ती में दरार आएगा, दोस्त दुश्मन हो जाएगा। और जब दोस्त दुश्मन होगा तो फिर जीतना संभव नहीं है, बहुत तकलीफ होगा, बहुत मन कचोटेगा, बाद में पछतावा होगा हम झगड़ा काहे किए, मेरा कितना अच्छा दोस्त था, हमको झगड़ा नहीं करना चाहिए था, बहुत तकलीफ होता है। तो ईमानदारी से कहते हैं है चूतिया सब आदमी से बच के रहा कर। आजकल चूतिया का कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। भले आप शब्द बोल रहे हैं लेकिन गांव के भाषा में समझाना है तो थोड़ा बहुत इग्नोर कर दीजिए।
पढ़ाई का मूड में ही रखे हैं, बस थोड़ा समझ में आए और आप अपने ज़िंदगी को भी अच्छे तरीके से संभालें, तो इस चूतिया से बच के रहिए। यहाँ पर चूतिया में उत्प्रेरक है साला, रासायनिक अभिक्रिया में कांड करवा देता है। यहाँ का जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक का पॉजिटिव उत्प्रेरक, निगेटिव उत्प्रेरक सब भी है। थोड़ा इंटर में आइए, 12 में आइए तो और स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ेंगे। अभी रख लेते हैं, तो यहाँ तक को आज रहने देते हैं। आज जो हम लोग सीख पाएँ उसको अच्छे तरीके से आप लिख पाइएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और साथियों, कल हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण का प्रकार पढ़ेंगे और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने भी सीखेंगे। कल का क्लास भी जोरदार जबरदस्त होगा। ठीक है, केमिस्ट्री है, आसानी पूर्वक समझ में आए हर संभव प्रयास करेंगे। आप सभी साथियों को इतने पेशेंट के साथ, उत्सुकता के साथ पढ़ने, समझने, सीखने के लिए आप सबों को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद।